तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी डिप्टी जेलर, जेल प्रहरी, क्षेत्र रक्षक एवं मध्य प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें आज हम कवर करने वाले हैं साइंस यानी कि विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। जैसा कि आपको पता है, चाहे वो आपका एमपी डिप्टी जेलर हो या फिर जेल प्रहरी क्षेत्र रक्षक हो, इन सब में 20-20 नंबर के सभी सब्जेक्ट आने वाले हैं। 5 सब्जेक्ट आएंगे जिसमें 20 नंबर का आपका साइंस भी आने वाला है। और आपको ये बात बहुत गौर से सुन लेना है कि इसमें जो सिलेक्शन का मुख्य आधार रहेगा वो आपका साइंस ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि साइंस में ही थोड़ी सी परेशानी यहाँ पर लोगों को देखने को मिल रही है। बाकी मैथ की बात करें तो बहुत सिंपल मैथ आपका एमपी एसआई में भी सिंपल पूछा है, एमपी पुलिस में भी, एमपी आबकारी में भी मैथ बिल्कुल सिंपल पूछा है। हाँ, रीजनिंग थोड़ी बहुत टफ थी। जीके जीएस और साइंस पर जिसका कंट्रोल हो गया समझ लीजिए उसके अच्छे नंबर आने वाले हैं, क्योंकि एपटेक अब यही कर रहा है, जीके जीएस और साइंस पर ज्यादा फोकस कर रहा है, ठीक है। तो हमारा यही प्रयास है कि इन दोनों सब्जेक्ट में आपके ज्यादा से ज्यादा नंबर आ सके। इसी प्रयास में आज हम ये वीडियो लेकर के आ गए हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले सारे प्रैक्टिस सेट टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके और लगातार आप अच्छे से मेहनत करके अच्छे नंबर ला सके, ठीक है भाई। चलिए शुरुआत करते हैं और आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। सभी प्रश्न अभी रिसेंट में जो एपटेक ने पूछे हैं वही प्रश्न आपके लिए हम लेकर के आए हैं। चलिए, प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है, लेकिन आप समझने का प्रयास करेंगे तो आसानी से आपकी जो है समझ में चीजें आएंगी। देखिए, पहला है, पायस को उसके घटक द्रव्यों में किसके द्वारा विभाजित किया जा सकता है। एमपीएसआई 20 जनवरी 2026 को पूछा गया है। तापमान को 0 डिग्री तक ठंडा कर देंगे तो हम तोड़ सकते हैं, या फिर लायोफिलिक कोलाइड मिला करके इसको तोड़ सकते हैं, या फिर अपकेंद्रीकरण करके तोड़ सकते हैं, या फिर अधिक पायसी कारक को मिला करके तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो पायस के बारे में जानते हैं आप, जैसे कि पायस इमल्सन का मतलब होता है जो जेली वाली चीजें होती है ना, जो मतलब हल्की सी जमी होती हैं। देखो, एक तो जमना होता है बर्फ की तरह एकदम कठोर हो जाना, तो वो जमना नहीं। जो जेली वाली चीजें होती हैं, चिपचिपी जो चीजें होती हैं, उसको हम पायस में काउंट करते हैं। अब उन चिपचिपी चीजों को हमको तोड़ना है उनके घटक के रूप में, तो हम किसके द्वारा इसको तोड़ सकते हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा अपकेंद्रीकरण। कैसे? जैसे कि दही है, दही को हम पायस ही मानते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा कठोर भी नहीं होती है और बहुत ज्यादा वो तरल भी नहीं होती है, तो उसको हम पायस मानते हैं। अब उस दही को हमें उसके घटकों में तोड़ना है। घटक क्या होता है उसके? दूध से बनती है दही, तो उस दही को दूध के कणों में तोड़ देना, यानी कि उसको पतला कर देना ही क्या कहलाता है? घटक द्रव्यों में विभाजित कर देना, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं? अपकेंद्रीकरण करते हैं। आपने देखा होगा मम्मी जो है जिसके घर पर भी दूध वगैरह होता होगा, तो देखते हुए कि जो दादी होती है फिर मम्मी होती है, वो इस तरह की मटकी में यहाँ पर दही को भर लेती हैं और यहाँ पर मथनी लगा देती है। आजकल तो भाई वो आ गई, क्या कहते हैं, मिक्सर वगैरह है तो उससे निकाल लिया जाता है, नहीं तो पहले ऐसे ही होता था, मथनी लगा देती है, यहाँ से रस्सी बांध देती है, फिर इस रस्सी को पकड़ पकड़ कर खींचती रहती है और ये मथनी घूमती रहती है। घूमते 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 क्या होता है, ये दही अपने घटक उसमें वर्णक में टूट जाती है और दही अलग, मतलब जो घी होता है वो घी ऊपर निकल करके आ जाता है और मठा मठा जो है वो नीचे रह जाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? अपकेंद्रीकरण कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम पायस को उसके घटक द्रव्यों में तोड़ सकते हैं। चलिए, तो सी आंसर हो जाएगा। चीजें आपके समझ में अच्छे से आगे होंगी। एक बार यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर लिख करके भी आपको बता दिया है। देखिए, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो अपकेंद्रीकरण है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मिश्रण को बहुत तेज गति से घुमाया जाता है। पायस के मामले में इसे सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, तो घटक द्रव्यों के घनत्व में अंतर होने के कारण भारी द्रव जो है वो नीचे बैठ जाता है और हल्का द्रव ऊपर आ जाता है। वही जो मठा मठा है वो मठा नीचे बैठ जाता है और जो घी है वो घी ऊपर जाकर के चिपक जाता है, ठीक है, जिससे वे अलग हो जाते हैं। इसका सबसे आम उदाहरण दूध से क्रीम को अलग करना है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें, जैसा कि आपको पता है, एमपीएसआई हो, एमपी पुलिस हो, एमपी आबकारी हो, अपने सुपर सिलेक्शन नोट्स से सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न देखने को मिले हैं। तो इस बार आपकी आने वाली परीक्षा यानी कि एमपी डिप्टी जेलर और जेल प्रहरी क्षेत्र रक्षक के लिए भी हमने कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार कर दिए हैं, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स एकदम एपटेक के लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार मिलने वाले हैं। क्या क्या मिलेगा? जीके जीएस एमपीजी के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, साइंस मिलेगा, हिंदी मिलेगा, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग
रीजनिंग, इन सब के कंप्लीट नोट्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, अब ये नोट्स प्राप्त कैसे कर सकते हैं, तो छोटी सी प्रक्रिया है। ये QR कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 189 रुपए का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, तुरंत की तुरंत कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे और आपको MP डिप्टी जेलर के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां पर आगे के सारे नोट्स आपको मिलते रहेंगे। एग्जाम तक सारे प्रैक्टिस सेट भी सभी सब्जेक्ट के मिलते रहेंगे। ये जो प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं, इसको भी हम कंपाइल करके, जैसे 5-5, 6-6 प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे तो एक साथ में कंपाइल करके ग्रुप में डाल दिया करेंगे, तो ग्रुप से आप लोग डाउनलोड कर लिया करना। ठीक है, बाकी आपको पता ही है, जो हमने MP पुलिस में ग्रुप बनाया था, उस ग्रुप से बहुत सारे लड़कों के जो है सिलेक्शन हुए हैं। अभी जो आपका MP पुलिस का रिजल्ट आया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। खुद उन लोगों ने, देखिए, हमने बनाया था MP पुलिस 2025 नोट्स ग्रुप बाय शुक्ला सर। 974 मेंबर इसमें शामिल हुए थे। इन सब लोगों ने नोट्स लिया था और उनमें से कुछ स्क्रीनशॉट आपको हम दिखा देते हैं। अब सब लोगों के दिखाएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने हमारे नोट्स लिए थे MP पुलिस भर्ती के और ये ग्रुप में भी शामिल थे। 85 नंबर इनके आए थे। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। MP तो पूरी की पूरी फंसी थी और इन्होंने अपना रिजल्ट भी हमारे साथ में शेयर किया है। इसके बाद में एक ये भाई हैं, सर आपके नोट्स बहुत हेल्पफुल रहे SI और कांस्टेबल दोनों एग्जाम में। तो उन्होंने SI के भी नोट्स लिए थे और कांस्टेबल के भी नोट्स लिए थे। इनको काफी फायदा हुआ। ठीक है, इसके बाद में 81 नंबर इन भाई क्या है, इन्होंने भी हमारे नोट्स लिए थे और नोट्स ग्रुप में ये शामिल थे। तो ये सब लोग आराम से अपना जो है एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं। अब इनका फिजिकल होने वाला है, फिजिकल के लिए मेहनत भी ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे इस ग्रुप में बहुत सारे लोगों को सफलता मिली है इस ग्रुप से, उसी तरह से आपको MP डिप्टी जेलर के ग्रुप में भी बहुत सारे सिलेक्शन देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि हम इस तरह से वहां पर आपको सारी चीजें बताते हैं, ट्रिक बताते हैं, टेक्निक बताते हैं, क्विज भी करवाते हैं, जिससे कि आप मतलब बिहेवियर आपका इस तरह से हो सके कि कोई भी आपके सामने एग्जाम का प्रश्न हो, आप उसे आसानी से सॉल्व कर सके। ठीक है मेरे भाई, तो जल्दी से नोट्स लेकर के ग्रुप में शामिल हो जाइए। और जिन लोगों ने नोट्स ले लिए हैं, आप देखना, जब आपको नोट्स भेजे गए हैं, बीच में ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी दी गई होगी। उसी लिंक पर क्लिक करके आपको ज्वाइन कर लेना है ग्रुप। ठीक है, जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ग्रुप खुल करके आ जाएगा, ज्वाइन का बटन आ जाएगा, ज्वाइन कर लेना। ठीक है मेरे भाई, चलिए, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। जो QR से पेमेंट ना कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी वाले नंबर पर 7052547003 पर मैसेज कर देना कि सर फोन पे नंबर दे दो, तो फोन पे नंबर मिल जाएगा। फोन पे पर भी आप पेमेंट करके जो है प्राप्त कर सकते हैं नोट्स। चलिए, जब कोई चुंबक किसी कुंडली के नजदीक आता है तो लेंज के नियम से कौन सा बल उत्पन्न होता है? देखो, तो इसका आंसर आप देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा प्रतिकर्षी चुंबकीय बल। अब ये क्यों होता है? मान लीजिए कि एक कोई कुंडली है, ठीक है, कुंडली के चारों तरफ इस तरह से जो है हमने तार बांध दिया जिसमें करंट प्रवाहित हो रहा है। अब यहां से आप ये N और S, ये आपका चुंबक हो गया। अब इस चुंबक को जैसे ही इसके पास में लेकर के आएंगे, तो ये जो कुंडली है ना, इसमें कुंडली में भी धारा प्रवाहित होती रहती है। तो ये भी जो कुंडली है वो N यानी कि नॉर्थ ध्रुव की तरह कार्य करने लगेगी। तो ये भी नॉर्थ ध्रुव हो गया, ये भी नॉर्थ ध्रुव हो गया। जब नॉर्थ ध्रुव को एक पास मिलाते हैं तो समान ध्रुव जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इस वजह से यहाँ पर प्रतिकर्षी चुंबकीय बल लगता है। ठीक है, तो जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास मिलाते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये लेंज महोदय ने बताया था। तो लेंज के नियम के अनुसार प्रतिकर्षी चुंबकीय बल इसमें लगता है। ध्यान रखना है आपको लेंज का नियम। ये 20 जनवरी 2026 को पूछा गया है। चलिए, इसके बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो जब आप एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को किसी कुंडली कॉइल के पास लाते हैं तो कुंडली में बहने वाली प्रेरित धारा ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बनाती है जो चुंबक के आने का विरोध करे। ठीक है, इसलिए कुंडली का वह सिरा भी उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य करने लगता है, यानी नॉर्थ पोल बन जाता है। और ये हमने आपको कई बार बताया कि जब समान ध्रुवों को एक दूसरे के पास लाते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करते हैं। तो ये भी नॉर्थ पोल हो गया और चुंबक का भी नॉर्थ पोल हो गया। अब जब इसको पास में लाओगे तो क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, तो प्रतिकर्षी बल यहाँ पर कार्य करता है। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे कि हाँ सर, वीडियो अच्छी लग रही है। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट की वीडियो लेकर के आइए। अभी कल हमने इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 डाला है। इससे पहले जीके जीएस के 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसमें कथन और कारण वाले प्रश्नों को हमने करवाया था। चलिए देखिए, अगला है, यदि सेरिब्रम के पैराइटल लॉब को क्षति पहुंचती है तो कौन सा कार्य सबसे अधिक प्रभावित होगा? मस्तिष्क में एक सेरिब्रम होता है और उसमें होती है क्या? पैराइटल लॉब। अगर इसमें चोट लग जाती है तो इनमें से कौन सी चीजें सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी?
बताइए 20 जनवरी 2026 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। दृश्य छवियों की पहचान नहीं कर पाएंगे, स्पर्श को महसूस नहीं कर पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे या फिर निर्णय नहीं ले पाएंगे। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा स्पर्श को महसूस ना कर पाना। अगर पैराइटल लॉब को क्षति पहुंचती है तो आप स्पर्श को महसूस नहीं कर पाएंगे, यानी स्पर्श को महसूस नहीं कर पाएंगे, साथ साथ में सूंघने की क्षमता भी खत्म हो जाती है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। तो मानव मस्तिष्क का पैराइटल लॉब मुख्य रूप से संवेदी जानकारी के एकीकरण के लिए जिम्मेदार होता है। संवेदी जानकारी क्या होती है? कोई आपको अगर टच कर रहा है तो ये पैराइटल लॉब की मदद से हमको पता चलता है भाई किसी ने हमको टच किया है। उस स्पर्श को महसूस करवाता है कौन? पैराइटल लॉब। अब इसमें चोट लग गई तो आप किसी के स्पर्श को महसूस नहीं कर पाएंगे। यदि इस हिस्से को क्षति पहुंचती है तो संवेदी क्रिया जैसे कि स्पर्श, सूंघना, ये सारी प्रभावित होती हैं और आप महसूस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, ये आपका डेरिवेशन वाला आ गया है। एक जो है प्रतिरोध से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। उनमें से एक प्रश्न है एमपीएसआई 17 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में। कह रहे हैं कि एक टेक्नीशियन वांछित प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ता है। ठीक है, उसने क्या किया, ऐसे एक प्रतिरोध जोड़ दिया और एक प्रतिरोध ऐसे करके समांतर क्रम में जोड़ दिया है। ठीक है, बाद में क्या होता है कि एक प्रतिरोध खराब हो जाता है। ठीक है, तो कुल प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा ये आपसे पूछ रहे हैं। मान लीजिए इसमें 10 ओम की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो अब आइए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि 10-10 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो जब 10-10 ओम के समांतर क्रम में दोनों जुड़े हुए हैं तब कितनी धारा प्रवाहित होगी, टोटल प्रतिरोध क्या होगा, और जब एक इसमें से खराब हो जाएगा तो टोटल प्रतिरोध क्या होगा, दोनों में क्या डिफरेंस होगा, वही आपको बताना है। आइए सॉल्व करके देख लेते हैं। कुल प्रतिरोध घटेगा, कुल प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध शून्य हो जाएगा या फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका आंसर होगा कि टोटल जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा ये देख लीजिए, हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो देखो सूत्र आपने पढ़ा ही होगा प्रतिरोध वाला, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 जब आप समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब हम मान रहे हैं कि 10 ओम का कोई प्रतिरोध है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/r बराबर 1/10 प्लस 1/10। सॉल्व करेंगे तो ऊपर 2 आएगा, नीचे 10 आ जाएगा, काट देंगे तो 1/5 आ जाएगा। यानी कि जब दो प्रतिरोध एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो टोटल प्रतिरोध कितना निकल करके आ रहा है, 1/r बराबर 1/5। ठीक है, तो रेट जो प्रतिरोध है वो कितना आ रहा है, R बराबर जो रेजिस्टेंस है R बराबर 5 आ जाएगा। तो ऐसे में जब जुड़े हुए हैं तो R बराबर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, अब एक प्रतिरोध क्या हो गया, खराब हो गया, तो बचा क्या, अब बचा केवल कौन, 1/10। ठीक है, 1/r बराबर 1/10। तो यहां से R का मान क्या हो जाएगा, यहां से R का मान हो जाएगा 10। तो आप देख रहे हैं कि जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए थे तो 5 ओम का टोटल प्रतिरोध मिल रहा था, लेकिन एक प्रतिरोध खराब हो गया तो अब जो प्रतिरोध है वो कितना हो गया, 10 ओम का हो गया है। यानी पहले से प्रतिरोध बढ़ गया है, पहले 5 था अब 10 हो गया है। यही आपसे पूछ रहे हैं कि भाई बढ़ जाएगा घट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शून्य हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा भैया टोटल जो प्रतिरोध है, जो टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है। 20 प्रश्न कराने, थोड़ा सा स्पीड को तेज करते हैं। देखिए, निकट दृष्टि दोष को सुधारने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है। निकट दृष्टि दोष के बारे में आपको बहुत सारी चीजें बता चुके हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, ये नाम के विपरीत होता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, मायोपिया कहते हैं। ठीक है, तो निकट की चीजें आपको स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखाई देती हैं। जबकि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, तो दूर दृष्टि दोष में दूर की चीजें दिखाई देती हैं, निकट की चीजें नहीं दिखाई देती हैं। यहां पर बात की जा रही है निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया में कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है और क्यों लाया जाता है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस को उपयोग में लाते हैं ताकि किरणें आंख में प्रवेश करने से पहले अपसारित हो जाएं। समस्या क्या होती है, जब मायोपिया होता है तो मान लीजिए ये आपकी आंख है, ठीक है, ये आपकी रेटिना है, यहाँ से प्रकाश आया और प्रकाश बेचारा यहीं पर रह गया, रेटिना तक पहुंच ही नहीं पाया। जब नहीं पहुंच पाया तो भाई क्या होगा, हमको दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे में क्या करेंगे, यहाँ पर अवतल लेंस लगा देंगे। जैसे ही आपने अवतल लेंस लगाया तो ये क्या करता है, प्रकाश को अपसारित कर देता है, यानी फेंक देता है, दूर तक फेंकता है। तो जैसे ही अवतल लेंस लगाया तो ये प्रकाश दूर तक जाकर के सीधे रेटिना तक पहुंच गया। इस तरह से हमको चीजें दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, अवतल लेंस जो है वो किरणों को प्रवेश करने के बाद में अपसारित कर देता है, यानी दूर तक फेंक देता है। तो इसलिए हम मायोपिया में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं बता दिया आपको। ठीक है, देखिए
अवतल लेंस किरणों को अपसारित कर देता है जिससे किरणें रेटिना तक पहुंच जाती हैं। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। अपने नाम के ये विपरीत होता है। चलिए, गुरुत्वाकर्षण बल ये कहां पर कार्य करता है? 17 जनवरी 2026 फर्स्ट शिफ्ट। केवल दो आवेशित वस्तुओं के बीच में केवल शब्द लग जाए तो समझ लो भाई नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो 99% केवल अगर लगा है तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, एक आवेशित और एक अनावेशित वस्तुओं के बीच में, विश्व में किसी भी दो वस्तुओं के बीच में, या फिर इनमें से कोई नहीं। हूबहू यही आपके ऑप्शन भी दिए गए हैं आंसर की में। ठीक है, अपने मन से नहीं आपको जो है ऑप्शन बता रहे हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विश्व में किसी भी दो वस्तुओं के बीच में हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। आप अगर खड़े हैं तो पृथ्वी और आपके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, तभी आप खड़े हुए हैं मुस्कुराते हुए। ठीक है ना, अगर ये गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता तो औंधे मुंह नीचे गिरे हुए मिलते। ठीक है, कोई भी चीज चल नहीं पाती, कोई भी चीज मतलब स्थिर नहीं रह पाती अगर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करता। तो विश्व में कहीं पर भी चले जाइए, गुरुत्वाकर्षण बल आपको हमेशा मिलेगा। हाँ, ये जरूर है कि कहीं पर कम मिलेगा, कहीं पर आपको ज्यादा मिलेगा। ये आपको भूमध्य रेखा वगैरह से फर्क पड़ता है इसका। ठीक है ना, लेकिन मिलेगा जरूर। तो सही आंसर हो जाएगा, विश्व में किसी भी दो जगह पर आप चले जाइए, आपको जो है गुरुत्वाकर्षण बल मिलेगा। सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न है, धान के खेतों में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? 17 जनवरी 2026 फर्स्ट शिफ्ट है। तो आप सबको पता है धान की गैसों में से मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। क्यों होती है? देखो, ये है आपके प्यारे प्यारे धान के खेत। ठीक है, यहाँ पर आपने धान लगा रखा है। इसमें क्या करते हैं, आप पानी भर देते हैं। ठीक है, अब आपने पानी भर दिया है ना। अब इसमें पानी भरने से क्या हुआ कि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल पा रही है, पानी की वजह से उसी में रह जा रही है। ठीक है ना, तो ये क्या करती है, इसको फोड़ करके बाहर निकलती है, और फोड़ करके जब बाहर निकलती है ऊपर पानी मिल जाता है, तो ये क्या बन जाती है, मीथेन गैस बन जाती है। इसमें से मीथेन गैस निकलती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मीथेन CH4। धान चावल के खेतों में पानी भरा रहता है जिससे मिट्टी में जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, मिट्टी में क्या होता है भाई, मिट्टी के ऊपर पानी फैल गया है, ऑक्सीजन जा ही नहीं पा रही मिट्टी में, तो मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में मीथेजोनिक बैक्टीरिया सक्रिय हो जाते हैं जो कार्बनिक पदार्थों को तोड़ करके मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं, और ये मीथेन गैस क्या होती है, ऊपर निकलती है। ठीक है ना, और इसको हम मार्स गैस भी कहते हैं। ध्यान रखना, सूत्र होता है CH4, मार्स गैस या फिर मीथेन गैस। आगे बढ़ते हैं। दलदली क्षेत्रों में भी यही सिस्टम होता है, सुंदरवन डेल्टा में भी यही सिस्टम होता है, वहां से भी मीथेन गैस निकलती है। चलो अगला, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय गैस स्थलीकरण विकिरण का प्रमुख भाग अवशोषित कर लेती है? कौन सी ऐसी गैस है जो विकिरण का प्रमुख भाग अवशोषित कर लेती है? इसके बारे में पहले भी आपको बताया था भाई, ये सूरज है। ठीक है, सूरज से कोई किरण आई, ये रही पृथ्वी, पृथ्वी पर किरण टकराती है तो फिर किरण वापस लौटने लगती है, लेकिन वापस लौटने नहीं देता है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड इसकी गर्मी को वापस जाने नहीं देता है, यहीं पर ब्लॉक कर देता है, जिससे कि जो अपनी पृथ्वी है इस पर तापमान बिल्कुल सही बना रहता है। अगर ये इसको ब्लॉक ना करे, कार्बन डाइऑक्साइड इसको ब्लॉक ना करे, तो हमारी पृथ्वी कुछ ही समय में एक बर्फ का गोला बन जाएगी। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, सूर्य से आने वाली विकिरण को यहीं पर अवशोषित करके पृथ्वी के वायुमंडल में रोक देती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका बिल्कुल सही आंसर जो है हो जाएगा। 17 जनवरी 2026 को पूछा गया है। देखिए, तो वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें काम करती हैं, केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं, जितनी भी ग्रीन हाउस गैसें हैं सभी यही काम करती हैं। विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड इन दीर्घ तरंगों को अवशोषित करने में सक्षम होती है। ये गैसें गर्मी को अंतरिक्ष में जाने से रोकती हैं और उसे वापस पृथ्वी की ओर भेज देती हैं, जिसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट आपसे पूछा गया था, लेकिन घुमा करके पूछा गया था। ठीक है, तो प्रश्न तो वही आएंगे लेकिन घुमा करके पूछेंगे, तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि भाई क्या पूछ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। सिनोगैमी किस प्रक्रिया को कहते हैं? बताइए, सिनगैमी जो है वो किस प्रक्रिया को कहते हैं? 20 जनवरी को पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा युग्मकों के संलयन को। युग्मकों के संलयन को क्या कहते हैं? सिनगैमी कहते हैं। ठीक है, देखिए, तो जीव विज्ञान में नर युग्मक यानी कि स्पर्म और मादा युग्मक यानी कि एग या ओवम के आपस में जुड़ने या संलयन की प्रक्रिया को सिनगैमी कहा जाता है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न नंबर 10 देखिए, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किसी पिंड को उठाने में किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? ऊंचाई और द्रव्यमान पर, केवल द्रव्यमान पर काट दो, केवल ऊंचाई पर काट दो, ऊष्मा पर भी नहीं करता है। आंसर नंबर ए हो जाएगा। जैसे कि आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, W बराबर mgh। ठीक है, ये हो गया। W क्या होता है? W में यानी कि कार्य होता है। यही तो कह रहे हैं कि भाई किसी पिंड को उठाने में किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है, तो m बराबर क्या होता है? द्रव्यमान।
एच बराबर क्या होता है, ऊंचाई। तो द्रव्यमान और ऊंचाई दोनों पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जी यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो जाएगा, एम यहाँ पर द्रव्यमान और एच बराबर हाइट। ठीक है, तो डब्ल्यू बराबर एम जी एस से हमको पता चलता है कि भाई गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किसी पिंड को उठाने में किया गया कार्य द्रव्यमान और ऊंचाई पर निर्भर करता है। आगे बढ़िए, 11 नंबर देखिए। 11 नंबर कह रहा है कि जब एक चलती कार को अचानक रोक दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। 20 जनवरी 2026 MPSI। गतिज यह स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, या ऊष्मा और ध्वनि में परिवर्तित हो जाती है, या गायब हो जाती है, कोई नहीं। तो देखो, जब एक कार चल रही है, मान लीजिए ये कार जा रही है, ठीक है, ये कार जा रही है, ये क्या बन गया भाई, ये कार क्या कार नहीं बन पा रही है ना। मान लीजिए भैया ऐसे मान लो, है ना, ये कोई कार है, 4 पहिए लगा दो, कार बन गई, कछुआ बन गया ये तो, ठीक है ना। ये कोई कार है, ठीक है। अब ये कार जा रही है, एम्बेसडर कार है, ठीक है ना, लाल बत्ती लगा दो। अब क्या होगा कि जब ये कोई कार जा रही है तो अचानक आपने इसमें ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगा दिया तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहली बात, ये एकदम से रुक जाएगी, और जैसे ही ये रुकेगी तो आप देखते हैं कि मान लीजिए बहुत तेज गति से बाइक लेकर जा रहे हो, एकदम से ब्रेक लगा दो तो यहाँ से धुआं उठने लगता है, ठीक है ना। ये धुआं क्यों उठता है, क्योंकि इसमें ऊष्मा निकलती है, ठीक है। तो क्या होता है, ऊष्मा और ध्वनि में परिवर्तित हो जाती है। एक तो ऊष्मा निकलती है, फिर आवाज भी होती है, सर ऐसे करके आवाज होती है ना। तो इससे क्या होता है, हमको ये पता चलता है भाई ऊष्मा भी निकल रही है, क्योंकि जो घर्षण है बहुत तेजी से हुआ, तो यहाँ से ऊष्मा निकली, धुआं निकलता है, साथ ही साथ में आवाज भी निकलती है। अब ये परिवर्तन हुआ तो हुआ कैसे, तो जब अचानक रोका है तो गतिज ऊर्जा पर ये प्रभाव पड़ता है, किसका, मतलब कि घर्षण का ये प्रभाव गतिज ऊर्जा पर पड़ता है। पूरा का पूरा घर्षण ऊष्मा और ध्वनि में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भौतिकी के नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो यही जो ऊर्जा है वो ध्वनि ऊर्जा और जो है ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, 17 जनवरी 2026 को पूछा है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं बेकिंग सोडा, यानी खाने वाला सोडा। देखिए इसका रासायनिक सूत्र देख लीजिए। तो रासायनिक सूत्र, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। इसे मीठा सोडा या फिर खाने का सोडा कहा जाता है। यह होता कैसे है, तो यह एक सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है जो स्वाद में हल्का नमकीन और क्षारीय होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, 13 नंबर। पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य होता है, इसके बारे में आपको बहुत पहले भी बताया था हमने कि मान लीजिए ये आपका वृक्ष है, ठीक है, ये बन गया वृक्ष, ये हो गई इसकी जड़ें। अब जड़ें क्या करती हैं, यहाँ से खनिज पदार्थ और भोजन को, मतलब जो एक पौधे का भोजन होता है उसको इन्होंने उठाया और यहाँ पर फ्लोएम की मदद से जो है पेड़ के सभी भागों तक पहुँचाने का काम करती है, ठीक है। तो फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम भोजन को पहुंचाता है। फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम भोजन को पहुंचाता है। और जाइलम क्या करता है, जाइलम जल को पहुंचाता है। तो ये पौधे में उपस्थित रहती हैं दोनों चीजें। तो फ्लोएम से भोजन जाता है, जाइलम से जल जाता है, और दोनों चीजें जड़ों के माध्यम से ही जाती हैं। भाई पेड़ की जड़ें जमीन के अंदर तक फैली रहती हैं, जमीन से वो जल और पोषक तत्वों को अवशोषित करके पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं, ठीक है। तो यही आपसे पूछ रहे हैं कि फ्लोएम का क्या कार्य होता है। तो देखो, पौधों के सभी भागों तक भोजन पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। देखिए फ्लोएम के बारे में यहाँ पर बताया है। यह पौधों में पाया जाने वाला एक जटिल स्थायी ऊतक होता है, ठीक है। इसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाए गए भोजन को शर्करा, सुक्रोज और अन्य जो पोषक तत्व होते हैं इनको जड़, तनों और फलों तक पहुंचाने का काम जो है वो फ्लोएम के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो देखो, जड़ों से पानी पहुंचता है और पत्तियों से भोजन मिलता है, और इस भोजन को पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है, और जाइलम जो है जल पहुंचाने का काम करता है। दोनों मिलकर के बनाते हैं बढ़िया जो है पोषक तत्व बनाते हैं, और उन पोषक तत्वों को सभी भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। समझ में आ गया होगा। इतना ध्यान रखना है, फ्लोएम भाई भोजन पहुंचाता है और जाइलम जल पहुंचाता है, बस जा से जाइलम, जा से जल। आबकारी में जाइलम पूछा गया था और MPSI में फ्लोएम पूछा गया था। चलिए 14 नंबर देखिए, मानव लार में कौन सा एंजाइम मौजूद रहता है। तो सबको पता है मानव लार में टॉयलिन एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। 18 जनवरी को यह प्रश्न पूछा गया है। देखिए, तो टाइलिन, इसे लार एमाइलेज के नाम से भी जाना जाता है, या मुख हुआ माउथ में पाचन की प्रक्रिया शुरू कर देता है। कार्य क्या होता है, तो टाइलिन भोजन में मौजूद स्टार्च को शर्करा, साधारण शर्करा में तोड़ देता है। यही कारण है कि रोटी को अधिक समय तक चबाने पर वो हमको मीठी लगने लगती है, ठीक है, क्योंकि लार में टाइलिन एंजाइम होता है। तो अब जब भी आप रोटी चबाना तो एक बार उसको देर तक चबा करके देखना, तो आपको मीठा मीठा अनुभव होगा। वो क्यों होता है, टॉयलिन की वजह से।
चलो अब देखो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे हैं। भारत के लद्दाख में पाए जाने वाले जंगली बैल जिसे हम याक कहते हैं, अनुमानित वजन कितना होता है? अब बताओ भैया, ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं। तो इसका वजन होता है लगभग 1 टन, यानी कि 1000 किलो के बराबर होता है। कौन? जो मतलब याक पाया जाता है, बहुत तगड़ा होता है, खतरनाक होता है। ठीक है, देखिए तो जंगली याक जो वाइल्ड याक होता है, लद्दाख और तिब्बत के ऊंचे पठारों में पाए जाने वाले जंगली याक पालतू याक की तुलना में काफी बड़े और भारी होते हैं। जंगली याक के बारे में पूछा गया है। ठीक है, एक वयस्क नर जंगली याक का वजन आमतौर पर 800 से 1000 किलोग्राम तक होता है। ठीक है, तो 1000 किलोग्राम ईएसबी ने आंसर माना है, तो अपन भी 1 टन यानी कि 1000 किलोग्राम मानेंगे। देखो ये आ गया फिजिक्स का प्रश्न। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हमेशा क्या बनाती हैं? 20 जनवरी को पूछा गया है। सीधी रेखाएं बनाती हैं, खुला वक्र बनाती हैं, बंद लूप बनाती हैं, फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो ये आपका हो गया एन और एस ध्रुव, एन ध्रुव और एस ध्रुव। इसमें क्या होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो इस तरह से कार्य करता है, साउथ पोल से लेकर के, कलर चेंज कर देते हैं, रेड करते हैं, साउथ पोल से लेकर के ये नॉर्थ की ओर चलता है और इस तरह से चलता है। साउथ से नॉर्थ में आया, फिर इस तरह से घूम करके फिर साउथ में चला जाता है। ठीक है, फिर कोई किरण चली, वो निकली, वो भी इस तरह से घूम करके फिर साउथ में चली गई। इसी तरह से ये वक्र ऐसे चलता रहता है और यही काम नीचे भी होता है। ऐसे चलती किरण फिर जाकर के इसमें मुड़ जाती है, ऐसे चलती है फिर जाकर इसमें जुड़ जाती है, ऐसे चलती है फिर जाकर इसमें जुड़ जाती है। तो ये एक तरह का क्या बना रही है? बंद लूप बना रही है। इसलिए हम कहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हमेशा बंद लूप का निर्माण करती हैं। ये एक तरह का लूप बन रहा है ना, तो एक बंद लूप का निर्माण करती हैं चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कभी भी समाप्त नहीं होती हैं, वे निरंतर वक्र बनाती रहती हैं, ऐसे जाती रहती है, ऐसे जाती रहती है, ऐसे जाती रहती हैं, तो बंद लूप का ये निर्माण करती हैं। चलिए 17 नंबर देखिए, ये पहले भी करा चुके हैं। 2025 तक भारत का सबसे ज़्यादा मरकरी प्रदूषित क्षेत्र कौन सा है? तो यह आपका कोडाईकनाल, तमिलनाडु। इसके बारे में आपको बताया था ना, यहाँ पर क्या थी, कोडाईकनाल में एक थर्मामीटर बनाने की कंपनी थी, है ना, थर्मामीटर बनाने की कंपनी थी। और थर्मामीटर का जो ऊपर वाला पार्ट बनता है वो किससे बनता है? मरकरी से बनता है। थर्मामीटर में जो अंदर पारा भरा रहता है ना, भाई थर्मामीटर पहले कैसे बनते थे? आजकल तो वो वाले थर्मामीटर हैं, बस जीभ के नीचे रख लो, पूरा बता देते हैं, पूरा जो आपका डिजिटल वाले होते हैं। पहले थर्मामीटर होते थे कैसे, जो वो ऐसे दबाते थे, जीभ के नीचे दबाए रहो तो फिर वो पूरा एक तरल पदार्थ भरा रहता था, वो तरल पदार्थ ऊपर पहुंच करके बताता था कितने डिग्री का बुखार है। तो वो जो तरल पदार्थ हुआ करता था उसमें वो होता था पारा, यानी कि मरकरी। ठीक है, तो यहाँ पर थर्मामीटर बनाने की कंपनी थी, तो कुछ थर्मामीटर के पार्ट टूट गए थे या फिर कुछ थर्मामीटर खराब हो गए थे, उन सबको उठा करके इनने क्या किया, कोडाईकनाल की जंगलों में जाकर के फेंक दिया। ठीक है, अब वो जितनी भी मरकरी थी वो जंगलों की मिट्टी में घुल गई, तो वहां पर मरकरी प्रदूषण बहुत तेज हो गया। बाद में जो नीरी है अपनी, नीरी मतलब कि जो आपका पर्यावरण से संबंधित एक संस्था है, तो उसने जाकर के वहां पर सफाई वगैरह की, लेकिन अभी भी वो प्रदूषण उसमें मौजूद है वहां की मिट्टी में। तो सबसे ज्यादा मरकरी प्रदूषित क्षेत्र कौन सा है? कोडाईकनाल, तमिलनाडु, आपको ध्यान रखना है। चलिए 18 नंबर देखिए, पराग कणों के अध्ययन का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? 18 जनवरी को पूछा है। तो पराग कणों के अध्ययन का वर्णन करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो ये हम प्रयोग करते हैं पैलिनोलॉजी का। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, पैलिनोलॉजी। तो यह वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पराग कणों, बीजाणुओं और कुछ सूक्ष्म जलीय जीवों का अध्ययन किया जाता है। इसका उपयोग अपराध विज्ञान, पुरातत्व और तेल अन्वेषण में भी किया जाता है। पैलिनोलॉजी हम इसको कहते हैं। 19 नंबर देखिए, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियमित और विनियमित किया जाता है? कौन नियंत्रित करता है? ये तो एमपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा, आबकारी में पूछा, एसआई में पूछा, है ना। तो ये इसका सिस्टम है कि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो फेवरेट होते हैं, तो ये बार बार पूछे जाते हैं। तो कौन नियंत्रित करता है आंख में पहुंचने वाले प्रकाश को? कॉर्निया, पुतली, आइरिस, रेटिना। सही आंसर हो जाएगा आइरिस। आइरिस के द्वारा जो है प्रकाश को विनियमित किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है कि कितना प्रकाश हमको जो है रेटिना तक पहुंचाना है, आइरिस ही डिफाइन करती है। तो यह हमारी आंख का रंगीन भाग होता है। इसका मुख्य कार्य पुतली पीपल के आकार को नियंत्रित करना है। जब प्रकाश बहुत तेज होता है तो आइरिस पुतली को छोटा कर देता है, कम रोशनी में यह पुतली को फैला देता है। अब आपको एक उदाहरण देते हैं। आप बाहर धूप में लेटे हुए हैं, ठीक है, उसके बाद में आप अचानक से कमरे में घुस जाइए, तो कुछ देर के लिए आपके आंखों के सामने क्या होता है, अंधेरा सा छा जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता, भले ही वहां पर इतना अंधेरा ना हो, लेकिन वो आप एकदम से घुसे हैं तो प्रकाश की रोशनी, जो प्रकाश है वो एकदम से कम हो गया है। लेकिन आप अभी तक प्रकाश में लेटे हुए थे, तो जो पुतली थी उसको एकदम छोटा कर रखा था, किसने? आइरिस ने। अब जैसे ही आप अंधेरे में गए तो इस पुतली को बड़ा करने में टाइम लगता है ना, तो वो जितना टाइम लगता है उतने टाइम तक आपको अंधेरा सा एहसास होता है।
आ गया समझ में? तो ये पूरा काम आयरिस के द्वारा किया जाता है। आयरिस इस पुतली को छोटा करती है, बड़ा करती है समय के अकॉर्डिंग, जैसा वहाँ पर माहौल रहता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर देखिए, बारिश हो रही भाई आज हमारे यहाँ। तो इंदौर का सिस्टम अलग है, इंदौर में एकदम ऐसा बादल बादल सा घेर रखा है। वर्ण विक्षेपण में प्राप्त रंगों में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? ये वर्ण विक्षेपण के बहुत क्वेश्चन हम पुलिस में पूछे थे, है ना। वर्ण विक्षेपण के ऊपर अलग से वीडियो भी बना रखी है, सर्च करना वर्ण विक्षेपण तो आपको मिल जाएगा। भाई सक्सेस जंक्शन लिख देना, पूरी वीडियो मिल जाएगी, है ना। तो कौन सा होता है भैया? लाल, बैगनी, हरा, पीला। तो आपको पता है विबग्योर, विबग्योर, विबग्योर। तो जो रेड है वो सबसे ऊपर होता है, नीचे से ऊपर की ओर ये क्रम होता है। सबसे नीचे बैगनी होता है, सबसे ऊपर रेड होता है। अब रेड सबसे ऊपर क्यों होता है? क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य बहुत अधिक होती है, ये बहुत दूर तक जा सकता है, इसलिए लाल कलर जो है वो प्रकीर्णित नहीं होता है, उसका प्रकीर्णन नहीं होता, उसका डाइवर्जन नहीं होता है और काफी दूर तक यात्रा कर सकता है, इसलिए ये सबसे ऊपर विराजमान रहता है, सबसे ऊपर राजा की तरह जो है बन करके बैठा रहता है। तो प्रिज्म के ऊपर की ओर अगर हम देखेंगे तो नीचे से ऊपर की ओर अगर हम देखेंगे तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है। लाल सबसे ऊपर स्थित होता है। ठीक है, चलो तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए और जल्दी से अपने अपने नोट्स प्राप्त कर लीजिए, तैयारी में लग जाइए, जिससे जिस तरह से इन लोगों ने आराम से एग्जाम को क्वालिफाई किया है, आप भी सुपर नोट्स लेकर के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। नंबर वही है, आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा 7052547003। इस पर आप व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको टीम कांटेक्ट कर लेगी, तुरंत रिप्लाई आपको मिल जाएगा। केवल व्हाट्सएप ही कीजिएगा, ये केवल व्हाट्सएप के लिए चालू, फोन इस पर नहीं लगेगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप देख रहे हैं सबको नोट्स हम भेजते हैं, तो भाई जो पेमेंट करेगा सबको नोट्स मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।